हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मजे में? तो चलिए स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज हम अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से ध्यान से बैठ के अपने सारे क्वेश्चन सोल्व करते जाना है। जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो आराम से सारे क्वेश्चंस अपने वन बाय वन सोल्व करता जाएगा। ठीक है, चले फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी द पाथवे बिलो। आपको इस पाथवे को स्टडी करना है। बेसिकली ये जो पाथवे है मैं आपको हिंट दे रही हूँ, C4 पाथवे है ना, C4 या C4 साइकिल आप बोल सकते हैं। C4 साइकिल है बेटा ये। ठीक है, इसको देखो ध्यान से। ये कह रहा है, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको ब्लैंक दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको बताती जा रही हूँ। ये ए ऑप्शन, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है बी, और यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है सी। तो C4 पाथवे जनरली सभी को पता है। क्लियर नहीं दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। C4 पाथवे किस किस में हो रहा है बेटा? मीजोफिल सेल के अंदर एंड बंडल सीड सेल, दोनों को इंक्लूड करेगा। C4 प्लांट के अंदर साइकिल तो दोनों हो रही है। अगर बात करेगा साइकिल की तो हमें दोनों बतानी है, C4 साइकिल भी है और C3 साइकिल भी है। बट C4 प्लांट्स के अंदर जो आपकी पाथवे चल रहा है, C4 पाथवे, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स इंक्लूड है? मीजोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल्स। सभी को पता है ये वाली जो सेल्स है ये कौन सी है? आपकी मीजोफिल सेल्स। ये कौन सी है बेटा? बंडल सीड सेल्स। अब देखो होता क्या है, आपका जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको सबसे पहले वो एंटर करेगा किसके अंदर? मीजोफिल सेल के अंदर एंटर करेगा। मीजोफिल सेल के अंदर एंटर करने के बाद क्या करेगा वो? पीईपी, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ कौन बाइंड करेगा? CO2 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, HCO3 नेगेटिव इसके फॉर्म में आपके साथ बाइंड करता है। ये पता है आपको, आपके साथ नहीं, फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ ना। ठीक है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ बाइंड करेगा CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। मैं यहां पर लिख रही हूं फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पीपी केस के साथ इसके प्रेजेंस में CO2 बाइंड करेगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में। यहां तक सभी को क्लियर है? जैसे ये बाइंड करेगा ये क्या बनाता है ये पूछा हुआ है। डायग्राम नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल गया कि मैम CO2 के साथ में फोस्फोइनोल पाइरुवेट की रिएक्शन हो रही है तो क्या बनता है? ए कॉलम दिया हुआ है, ए ऑप्शन ब्लैंक है। आपको पता है क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। में यहां पर लिख रही हूं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, OAA। यहां तक क्लियर है बेटा? ये फिक्सेशन हो रहा है CO2 का, सभी को पता है क्या हो रहा है? फिक्सेशन। इसके बाद ये जो आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसको क्या, कितने कार्बन का है? ये 4 कार्बन का है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बन सकता है और हम कह सकते हैं मैलिक एसिड भी बन सकता है। क्लियर है सभी को यहां तक? क्या बन सकता है? मैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब फिक्स हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। चलो देखो फिर ध्यान से कि मैम ये जो हमारा ए कॉलम है ये बन गया OAA। मैं यहां पर इसको हटा रही हूं ए कॉलम को और यहां पर मैं फिल कर रही हूं OAA। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड के अंदर। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक है। मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड कहां पर ट्रांसपोर्ट होगा बेटा? ये जो C4 एसिड है ये ट्रांसफर, अभी C4 एसिड बोल रहे हैं, ये ट्रांसफर हो गया किसमें? ट्रांसपोर्ट हो गया बंडल सीड सेल में। अब बंडल सीड सेल के अंदर इसका क्या होता है? अभी आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था? इसका फिक्सेशन है ना। यहां पर क्या होता है बेटा? इसका डी कार्बोक्सिलेशन। अब मैं डी कॉलम को रिमूव कर रही हूं और बता रही हूं यहाँ पे क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है,
डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 रिलीज हो जाएगी, 4 कार्बन का था, एक CO2 निकाल दी, कितने कार्बन का बच गया, 3 कार्बन का कंपोनेंट C3 एसिड। C3 एसिड बच गया, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन से क्या निकल गई, CO2। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा इसका। इसके बाद जो C3 एसिड है क्या बनेगा बेटा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, वापस से मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल के अंदर अगेन इसका क्या होगा, फोस्फोराइलेशन। मैं इस कॉलम को फिर से रिमूव कर रही हूं और आपको एक बार वापस बताती हूं क्या होगा यहां पर, फोस्फोराइलेशन। ठीक है, एटीपी प्रोवाइड करेंगे और ये बन जाएगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्लियर है यहां तक। तो वापस देखो एक बार आप ध्यान से, ये कह रहा है कि जो CO2 है उसको फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ बाइंड करेंगे, तो यानी वो स्टेप क्या आपका, फिक्सेशन। कौन सा स्टेप है, फिक्सेशन। किसके अंदर फिक्स हो गई, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। ये मैलिक एसिड एंटर कर गया किसमें, बंडल सीथ सेल में। बंडल सीथ सेल के अंदर बेटा इस C4 एसिड का जो मैलिक एसिड है इसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन करने के बाद जो CO2 निकलेगी ये तो केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगी, सभी को पता है। और बाकी जो C3 एसिड पायरुविक एसिड बन गया इसको रीजनरेट कर लेंगे हम, यानी इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन हो रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एटीपी प्रोवाइड करके हम वापस से पायरुविक एसिड से क्या बना रहे हैं बेटा, फोस्फोइनोल पायरुवेट। क्लियर है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन में आपको वापस थोड़ा सा टॉपिक ब्रीफ कर दिया है, ध्यान से सुनना है। तो चलो फिर, अभी सभी को पता चल गया है, हमने ऐसे C4 पाथवे पढ़ा है। ठीक है, देखते हैं फिर ये इसने पूछा क्या है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट वर्ड्स फॉर ऑल द 3 ब्लैंक्स A B C आर इंडिकेटेड। ये कह रहा है आपने जो A B C बताया है उसके लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है। यहाँ पर A क्या हो रहा है, फिक्सेशन। सबसे पहले फिक्सेशन ही हुआ है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट ने CO2 का किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। सभी से ये सभी को पता है ना, सबसे पहले क्या हुआ है, फिक्सेशन। ठीक है, उसके बाद यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट हो गए, COD। फिक्सेशन के बाद क्या हुआ है हमारा बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ था, CO2 बाहर निकली थी। ठीक है, CO2 एंटर कर गई थी किसके अंदर बेटा, बंडल सीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर जाएगी और वहां पर वो परफॉर्म करेगी क्या, केल्विन साइकिल। क्लियर है यहाँ तक, डी कार्बोक्सिलेशन। और वापस से जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, पाइरुविक एसिड से हम फोस्फोइनोल पाइरुवेट को क्या कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे, है ना। क्लियर है सभी को, ठीक है। बताइए यहां तक सभी को समझ आया। एक सेकेंड रुकिए, चलो फिर देखते हैं, यहां तक सभी को समझ आया। सबसे पहले हमारा हुआ है क्या, फोस्फोइनोल पाइरुवेट HCO3 बाइकार्बोनेट, इसकी क्या हुई है हमारी फिक्सेशन, किसके अंदर बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड। रिडक्शन कर देंगे NADPH, NAD प्लस P प्लस, सॉरी। ठीक है, क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होकर क्या बन गया बेटा, मैलिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड बेटा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल के अंदर जाकर एस्पार्टिक एसिड का क्या हो गया बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। ये मैं लिख नहीं रही हूं, कहां पर जाएगा, सभी को पता है कहां जाएगा, बंडल शीथ सेल में। डी कार्बोक्सिलेशन होकर के एक तो CO2 निकल जाएगी जो किसमें एंटर कर जाएगी, केल्विन साइकिल में। बाकी जो आपका क्या है बचेगा कौन, पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, रीजनरेशन।
किसके अंदर, इसको रीजनरेट करके क्या बनाएंगे, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा इसको, एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सभी को समझ आ गया। मैंने वापस से एक बार ब्रीफ कर दिया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सेकंड ऑप्शन, ट्रांसअमीनेशन नहीं हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और रीजनरेशन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन है, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज। अभी तक आपने पीछे क्या है, लास्ट क्वेश्चन में कौन सी साइकिल की है, C4 साइकिल की है ना, C4 C3 दोनों हो रही है, पाथवे कौन सा था, C4 पाथवे, साइकिल दोनों चल रही थी, C3 भी और C4 भी। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी चल रही है, C4 साइकिल, और C3 हो रही है आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। चलो फिर दोनों सेल्स, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स को इंक्लूड किया हमने। देखो डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये है आपकी बंडल शीथ सेल। चलो वापस बना लेते हैं, ये मीजोफिल सेल, ये है आपकी बंडल शीथ सेल्स। बेटा ध्यान से देखिए, मेन डिफरेंस होता क्या है एक्चुअल में। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले डिफरेंस देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा है आपका, ग्रेनल, इसके अंदर कैसा है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अगर इसके अंदर आप एंजाइम देखेंगे तो कौन सा है आपका, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। और कौन सा कंपोनेंट के साथ बाइंड करवाएगा, CO2 को, TEP के साथ। अगर आप बंडल शीथ सेल की बात करेंगे तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम है आपका, इसकी क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, रुबिस्को। और ये किसको बाइंड करवाएगा, RUBP को, किसके साथ में, CO2। आपको पता है रुबिस्को बाई फंक्शनल एंजाइम है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है। फोटो रेस्पिरेशन आपने पढ़ी होगी, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, यानी CO2 के साथ बाइंड ना करके रुबिस्को किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगी आपका, फोटो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट बनेगा जो पूरी फोटो रेस्पिरेशन करेगा, है ना, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, सभी को पता है। CO2 का फिक्स ना होकर CO2 वहां पर रिलीज होगी, है ना, हार्मफुल। CO2 फिक्सेशन तो नहीं होगा, CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज, वो हम बाद में देखेंगे। तो बेटा अगर आपका रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही ना आए तो फोटो रेस्पिरेशन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर आपका C4 प्लांट्स के अंदर कि जो मैम फर्स्ट आपका जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसके अंदर आपका क्या है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज विच हैज हाई एफिनिटी फॉर CO2, जिसके अंदर हाई एफिनिटी है किसके लिए, CO2 के लिए। इवन लेस कंसंट्रेशन के अंदर भी क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है। लेस कंसंट्रेशन के अंदर भी CO2 के साथ क्या करता है बेटा, ये बाइंड करता है। क्लियर है सभी को। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये इसके साथ बाइंड करेगा, अभी आपने C4 पाथवे देखा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना, ठीक है, मैलिक एसिड एंटर कर गया यहां पर बंडल शीथ सेल में, इसका डीकार्बोक्सिलेशन किया, CO2 निकल गया और पाइरुविक एसिड क्या हो गया बेटा, रीजनरेट हो गया, फोस्फोइनोल पाइरुवेट ATP यहां पर पहले एंटर करेगा, फिर यहां पर वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, इसको क्या प्रोवाइड कर देंगे, ATP। ये चलो हमने वैसे देख ली ये साइकिल, फिर भी एक बार देख लेते हैं ATP। चलो अब देखो यहां पर आपका रुबिस्को कहां पर प्रेजेंट है, ये देखो बंडल शीथ सेल में है या फिर मीजोफिल सेल में, बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 आपका कौन है, रुबिस्को। अब रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा,
CO2 के साथ, वो डिपेंड ही नहीं है ऑक्सीजन पर, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। पहली बात तो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिस्टम सेकंड इज एब्सेंट। अगर फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट है बेटा, तो आप मुझे बताओ फोटोलिसिस होगी? नहीं होगी, नो फोटोलिसिस। फोटोलिसिस नहीं होगी तो मैम वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा और कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, रुबिस्को आपका डिपेंड है मैलिक एसिड पर, वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन CO2 पर तो डिपेंड ही नहीं है। बिल्कुल कम CO2 होगी तब भी फोस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 को बाइंड करके लेके आएगा। तो आप बोल सकते हैं मैम C4 प्लांट्स के अंदर इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन है CO2 की, आराम से इंक्रीज की जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? फोटो रेस्पिरेशन पूरे तरीके से अवॉइड हो जाएगा, बाहर से ऑक्सीजन आएगी नहीं क्योंकि क्यूटिकल थिक है, बहुत थिक क्यूटिकल है। अंदर बनेगी नहीं क्योंकि कोई फोटोसिस्टम सेकंड नहीं है। कहां पर? बेसोफिल सेल में, सॉरी बंडल शीथ सेल में। अब बंडल शीथ सेल में ही तो कौन है? रुबिस्को। यही तो वो एंजाइम है जो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर जाता है और CO2 के साथ में। इसके पास हमने रास्ता ही नहीं छोड़ा, ना CO2 के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का कोई वे ही नहीं है इसके पास। इसके पास सिर्फ और सिर्फ CO2 के साथ बाइंड करने का ऑप्शन है, इसको सिर्फ CO2 मिलेगी। अगर ये होता मीजोफिल सेल में तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और लेस CO2 कंसंट्रेशन में आराम से ये बाइंड करता किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और एक वेस्टफुल प्रोसेस हो जाती फोटो रेस्पिरेशन। तो ये सभी को समझ आ गया कि CO2 मिलेगी, ऑक्सीजन रुबिस्को को मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलो आंसर क्या हो गया हमारा? फोटो रेस्पिरेशन। मेजर डिफरेंस है, C3 प्लांट्स में आराम से फोटो रेस्पिरेशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन हैच एंड स्लेक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। बेटा हैच एंड स्लेक जो पाथवे है C4 पाथवे का ही दूसरा नाम है, अनदर नेम ऑफ C4 पाथवे। क्लियर है सभी को? हैच एंड स्लेक पाथवे, क्योंकि इट इज डिस्कवर्ड बाय या स्टडीड बाय हैच एंड स्लेक। ठीक है, हैच एंड स्लेक साइंटिस्ट ने 1961 के अंदर इसको क्या किया था? स्टडी। ये लिख सकते हो, स्टडीड बाय हैच एंड स्लेक। यहां तक क्लियर है? सभी को समझ आया? अब देखो हैच एंड स्लेक पाथवे में क्या बन रहा था? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? ये कह रहा है CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था? अब मुझे बताओ CO2 को सबसे पहले कौन सी सेल में एक्सेप्ट किया था? मीजोफिल सेल्स के अंदर। और मीजोफिल सेल के अंदर एक्सेप्टर कौन है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP। तो यही हमारा क्या था? फोस्फोइनोल पाइरुवेट इज प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर CO2। क्लियर है? सभी को समझ आ गया? फोस्फोइनोल पाइरुवेट ने ही एक्सेप्ट किया है किसको? CO2 को सबसे पहले। और क्या बनाया था? फोस्फोइनोल पाइरुवेट ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड which is reduced to form malic acid। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग साइकिल्स हैं पूरे चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और रेस्पिरेशन, दोनों चैप्टर्स में काफी इंटरेस्टिंग साइकिल्स है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, मिक्स नहीं करना। फोस्फोइनोल पाइरुवेट, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर PS2 यानी P680 नैनोमीटर की इसके जो वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही रिस्पॉन्सिबल है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए सफिशिएंट है 680 नैनोमीटर जो लाइट है वो। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड। चलो फिर फोटो सिस्टम सेकेंड जो है बेटा, एक्चुअल में फोटो सिस्टम आपको पता है क्या?
मेन रिएक्शन सेंटर हो गया, कोर मॉलिक्यूल्स और एंटीना मॉलिक्यूल्स सभी मिलाकर के जो कॉम्प्लेक्स बनाकर रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिस्टम। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है ना, जिसके अंदर रिएक्शन सेंटर भी आ गया, कोर मॉलिक्यूल्स भी और एंटीना मॉलिक्यूल्स भी। ठीक है ना, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में सभी को पता है। अब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है? फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट, दो फोटोसिस्टम है, सभी को पता है। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, मान के चलना, उसमें हमें क्या मिले हैं? दो फोटोसिस्टम मिले। सेकंड कितने नैनोमीटर की लाइट से एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन? 680। और फर्स्ट वाले 700 नैनोमीटर की लाइट से क्या हो जाएंगे बेटा? एक्साइट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कह रहा है लाइट के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एंटर करेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी जेड स्किम की बात कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन में जब एंटर करेगा तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था इसको रिप्लेस कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट हो गया इसको रिप्लेस कौन करता है? सभी को पता है इसको कौन रिप्लेस करेगा बेटा? जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, क्या बनाएगा? 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन और आपके क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे रिएक्शन होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, इस जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका उसको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट किससे हुआ बेटा? फोटोलिसिस से हुआ ना, वाटर के ब्रेकडाउन से हुआ। बताओ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो आंसर क्या दे रखा है? ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक नहीं है? तो ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है रुबिस्को इज ए बाई फंक्शनल एंजाइम। क्या रुबिस्को बाई फंक्शनल एंजाइम है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है, यानी हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो ये किसका फिक्सेशन करेगा? O2 का, यानी फोटो रेस्पिरेशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए अच्छे से, क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट? देखिए ध्यान से, सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इन C4 प्लांट्स द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल्स। अभी हमने C4 प्लांट पढ़े। C4 प्लांट्स के अंदर बेटा मीजोफिल सेल भी थी और बंडल सीड सेल भी थी इन्वॉल्व, है ना। अब यहां पर क्या हुआ था, जो रुबिस्को है वो कहां प्रेजेंट है बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट, ये बंडल शीथ, ये कौन है आपकी? मीजोफिल सेल्स। बंडल शीथ सेल का ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनल है या फिर ए ग्रेनल है? ए ग्रेनल। चलो इसके थाइलेकोइड अपन येलो कलर से बना लेते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रोमा। यहां पर कौन है? रुबिस्को। इसके अंदर स्ट्रोमा में। अब आप ये देखो ये क्या कह रहा है, साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटीज मीजोफिल सेल, नहीं, मीजोफिल सेल में फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, रुबिस्को है ही नहीं, और वो भी साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, C4 साइकिल ध्यान रखना पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है, और C3 यहां पर किस में हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। C3 वही होती है वैसे भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। वैसे नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में।
द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज ए 5 कार्बन कंपाउंड। रुबिस्को के लिए सबस्ट्रेट कौन है? RuBP, which is known as ribulose बिस्फोस्फेट। यही सबस्ट्रेट है और ये कितने कार्बन का होता है बेटा? 5 कार्बन कंपोनेंट है। CO2 के साथ बाइंड करके ये पहले 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपोनेंट बनाते हैं जिसको कीटो एसिड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, बट वो तुरंत ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन के कंपोनेंट में। चलो, इसके बाद कह रहा है रुबिस्को एक्शन रिक्वायर्स ATP एंड NADPH। तभी तो हमें लाइट रिएक्शन की जरूरत पड़ रही है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से तो क्या हो रही है? डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। बिना ATP और NADPH के क्या नहीं हो रही है हमारी? केल्विन साइकिल नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन कर लिए हमने, B ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ना काफी, पर उसी के लिए अच्छे हैं जिसने पढ़ाई की है। जिसने टॉपिक ही नहीं क्लियर किया उसके लिए क्या ही रुबिस्को और क्या ही फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है ना, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये कह रहा है कि आपके पास जो रुबिस्को था उसने क्या कर दिया है? RuBP को किसके साथ बाइंड करवा दिया बेटा? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाने के बाद आपके पास क्या बनेगा? कितने कार्बन के मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, कैसे क्या बनता है ये समझाओ। ठीक है, तो अब देखो, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, इतना तो हमें पता चल गया। फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन सा अपन स्टार्टिंग का देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है बेटा, बताओ। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, यही इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका कौन है? रुबिस्को, RuBP, इसको हटा देते हैं। रुबिस्को आपने बाइंड करवा दी ऑक्सीजन, और क्या बनेगा ये पूछ रहे हैं। तो रुबिस्को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है बेटा, एक कंपोनेंट बनाएगा फोस्फोग्लिसरेट, प्लस में 3 कार्बन का कंपोनेंट होता है ये। साथ में जो एक, अब आपको पता है CO2 है नहीं, 5 के 5 ही कार्बन रहेंगे। RuBP में कितने हैं? 5 कार्बन है। ऑक्सीजन आ गया, CO2 आया नहीं, CO2 आता तो एक कार्बन और ऐड हो जाता, हमारा 6 कार्बन का कंपोनेंट बन जाता। अब देखो 5 कार्बन है। फोस्फोग्लिसरेट, दूसरा बनेगा बेटा फोस्फोग्लाइकोलेट। फोस्फोग्लिसरेट तो एंटर कर जाएगा किसके अंदर? केल्विन साइकिल के अंदर, लेकिन अभी नहीं, बाद में एंटर करवाएंगे। अब ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट है बेटा, ये कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का। मैं क्लोरोप्लास्ट को हटा रही हूं यहां से। ठीक है, सभी को पता चल गया ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। यहां लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट है बेटा, ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन का। क्लियर है? यही मेन फोटो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है बेटा, इसी से क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन। यही फोटो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? C2 साइकिल। अब आपको समझ आया C2 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाला मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, विच इज नोन एज फोस्फोग्लाइकोलेट। क्लियर है सभी को? और ये क्या है आपका? फोस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन का। तो अब देखो आंसर क्या हो गया आगे। फिर आपकी फोस्फोग्लाइकोलेट किस में एंटर कर जाएगा? पेरोक्सिसोम में एंटर करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, पेरोक्सिसोम में एंटर करने से पहले इसके क्या करेंगे हम? डीफॉस्फोराइलेशन, ये बनेगा ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट एंटर कर जाएगा पेरोक्सिसोम में, बनाएगा
ग्लाइऑक्सिलेट, ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट। ऐसे ही पूरी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट बना वो क्या बना आपका, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट और एक बना फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 तो है नहीं, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन क्रेंच एनाटमी द बंडल शीथ सेल्स है, क्रेंच एनाटमी जिसके अंदर क्या है बेटा, C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटमी है जिसके क्या हम क्या बोल रहे हैं, क्रेंच एनाटमी। वास्कुलर बंडल जो है आपका सराउंडेड बाय, बिल्कुल टाइट लिंक्ड, एकदम टाइटली पैक्ड सेल से सराउंड है। ठीक है, बंडल शीथ सेल से। और ये जो सेल्स है ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में बेटा, जिसको क्रेंच एनाटमी बोल रहे हैं। इतनी टाइटली पैक्ड सेल्स हैं बंडल शीथ सेल्स, जिसके अंदर मीजोफिल सेल से थोड़ा सा डिफरेंस है, जो एंजाइम वाला पढ़ा दिया मैंने आपको। मीजोफिल में फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है, उसमें रुबिस्को है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्या है बेटा, ए ग्रेनल। और मीजोफिल सेल के अंदर कैसा होता है बेटा, ये देखो मीजोफिल सेल और ये बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल्स के अंदर कौन है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसके अंदर कौन है बेटा, रुबिस्को। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ग्रेना नहीं है, नो ग्रेना। इसके अंदर फोटोसिस्टम सेकंड फर्स्ट दोनों है, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। नेक्स्ट और डिफरेंस क्या हो सकता है, इसकी जो क्यूटिकल है वो थोड़ी सी थिन है और इसकी क्यूटिकल कैसी होती है बेटा, थिक क्यूटिकल। ठीक है, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं है। चलो, और ये रिंग्स के फॉर्म में, इसीलिए इस एनाटमी को बोलते हैं क्रेंच एनाटमी। तो ऑप्शन देखो क्या क्या बताए, थिक वॉल्स, मैंने इंटरसेल्यूलर स्पेस, स्पेस तो है ही नहीं बेटा, बहुत टाइटली पैक्ड सेल है। थिन वॉल, मैंने इंटरसेल्यूलर स्पेस, ना थिन वॉल है ना ही इंटरसेल्यूलर स्पेस है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है थिक वॉल्स, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है बेटा, ए ग्रेनल। ठीक है, ग्रेना नहीं है, क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट और देख लो, वैसे ऑप्शन ठीक है हमारा सी, थिन वॉल्स नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, थिन वॉल नहीं है, थिक वॉल्स है। क्यूटिकल बहुत ही थिक है बेटा। ठीक है, तभी तो हाई टेम्परेचर, हाई जो वाटर स्ट्रेस है सभी को टॉलरेट कर लेती है। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पहले ध्यान से सुनो, इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर। बेटा फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो मेनली वही फैक्टर डिटरमाइन करेगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, मिनिमल वैल्यू होगी। Determine the factor determined by the factor having minimal value, सबसे कम होगी, जिसमें आपने फैक्टर्स में सबसे मेन जो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है CO2 पढ़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, CO2 कैसे पढ़ा है, जनरली जो CO2 की वैल्यू है वो क्या है आपका, कंसंट्रेशन 380 पार्ट्स पर मिलियन। C4, ध्यान से सुनो इस एग्जांपल की हेल्प से, C3 प्लांट जो है उनको कितनी, उनका सेचुरेशन पॉइंट क्या है, C360 पार्ट्स पर मिलियन, 360 पार्ट्स पर मिलियन, यानी वो 360 पर सेचुरेट हो जाते हैं। इतनी CO2 उनके लिए सफिशियंट है। अगर आप बात करोगे C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स 450 पार्ट्स पर मिलियन उनका सेचुरेशन पॉइंट है। तो आप मुझे बताओ 380 क्या है, उसके लिए बिल्कुल कम है। C4 प्लांट्स के लिए तो बताओ लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी या नहीं, बिल्कुल करेगी, क्योंकि रेट डिटरमाइन करेगी।
वैल्यू कम है, फोटोसिंथेसिस अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे आपका ये जो लो है ये किसने दिया था बेटा, ब्लैकमैन्स लो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लैकमैन्स लो भी बोला जाता है किसको, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को। कब दिया था, 1905 के अंदर आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन्होंने प्रोवाइड किया। क्लियर है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना है इसको कि जो सबसे कम होगा वही आपको आपकी जो रेट है उसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CO2 इज एक्सेप्टेड बाय RUBP इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं, RUBP। अब आपको पता है RUBP कहां था, बंडल शीट सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। वहीं पर क्या है बेटा, रुबिस्को। सारे क्वेश्चन जनरली C4 पाथवे पर आ रहे हैं ना। जिसने C4 पाथवे फर्स्ट में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही थी, बट एनसीईआरटी में क्लियरली आपकी पिक्चर भी दी हुई है। बस ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है, फिक्सेशन कहाँ हो रहा है और रीजनरेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। साइकिल देखनी है आपको। अब देखो CO2 कौन एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, RUBP। कहां पर, C4 प्लांट्स की कौन सी सेल्स में, बंडल शीट सेल में। तो देखो फिर मेसोफिल सेल नहीं, क्या आंसर हो जाएगा, बंडल शीट सेल्स। मेसोफिल सेल के अंदर CO2 को एक्सेप्ट तो की जा रही है, लेकिन कौन कर रहा है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। इसने पूछा है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर्स, ये डार्क रिएक्शन का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए, ये देखो, राइबुलोज बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को के प्रेजेंस में बाइंड करेगा किसके साथ में बेटा, कौन एंटर करेगी, CO2। CO2 के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, एक 6 कार्बन का कंपोनेंट बनता है विच इज अनस्टेबल, जिसको आप क्या बोलते हैं, कीटो एसिड। एक बार शॉर्ट में मैं आपको डार्क रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कीटो एसिड, कीटो एसिड तुरंत ब्रेक हो जाता है, वैसे जनरली लिखा नहीं होता, 3 कार्बन का बनेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। 3 कार्बन के 2 कंपोनेंट बनते हैं फोस्फोग्लिसरेट। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो फोस्फोग्लिसरेट है इसको क्या प्रोवाइड करनी है आपने, ATP। और पर मॉलिक्यूल बेटा देखो, एक बार में एक ही CO2 फिक्स हो रही है, यानी आपको 6 बार साइकिल चलानी है, ये वाली, ठीक है, CO2 वाली। ATP 2 मॉलिक्यूल्स किसके लगेंगे बेटा, ATP के, ठीक है, रिडक्शन के लिए, और 2 फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP और रिडक्शन के लिए 2 NADPH, ठीक है, 2 NAD+, ये हो गया आपका। अब ये बनेगा क्या, फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाएगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, PGAL। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 ही बन रहे हैं अभी तक, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बने कितने कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। बेटा 6 कार्बन का अनस्टेबल है, ब्रेक हो जाएगा, फोस्फोग्लिसरेट बनेगा, उसका रिडक्शन करेंगे, फोस्फोराइलेशन करेंगे, बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट is leads to the formation of triose phosphate। ट्रायोस फोस्फेट से बन जाएगी आपकी सुक्रोज वगैरह, और RUBP को क्या कर लेंगे हम, रीजनरेट। अब ये जो रीजनरेशन है, इस रीजनरेशन में आपकी क्या लगती है बेटा, एक मॉलिक्यूल ATP का, ठीक है, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टोटल आप ये देख लो, एक 2 ATP तो यहां पर लिए हमने, यहां लिख रही हूं, 2 ATP तो हमने फोस्फोराइलेशन के लिए पर साइकिल, एक ATP हमने ली है किसके लिए बेटा, रीजनरेशन ऑफ RUBP,
टोटल 3 एटीपी, 6 बार साइकिल चलेगी, कितनी एटीपी हो गई? 18 एटीपी, 6 टर्न, है ना? क्लियर है यहां तक? 6 टर्न के लिए कितनी एटीपी हो गई? 18। और NADPH कितने लग रहे हैं? एक बार के लिए 2, तो 6 इंटू 2 कितने हो गए बेटा? 12 NADPH। तो अब देख लो आंसर क्या है। 1 CO2 के लिए कह रहा है, एक CO2 के लिए कितने NADPH? 2, और ATP कितनी? 3। क्लियर है? अगर बात करेगा ये 6 मॉलिक्यूल्स के लिए, तो हमारा 6 मॉलिक्यूल्स के लिए निकल गया 12 NADH हो गया, और 18 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बेटा? ATP के। ये हो गई आपकी डार्क रिएक्शन। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।